तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 29 मार्च 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में सभी राशन कार्ड वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार ने एक काम करने के लिए कहा है। राशन कार्ड धारकों ने अगर ये काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में भारत बंद को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि भारत सरकार को दबाव में लाने के लिए अगले 2 साल यानी 2024 आने तक कई बार भारत बंद किया जा सकता है, यानी कि कई सरकारी विभागों के कर्मचारी द्वारा हड़ताल किया जा सकता है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2 दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया था और ये भारत बंदी यानी कि हड़ताल अभी भी चल रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में RRR मूवी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक RRR मूवी ने भारतीय फिल्म जगत में एक इतिहास रच दिया है। बाकी इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में देश के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मामला है अल्पसंख्यक को लेकर। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब राज्य के आबादी के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। दोस्तों इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। भारत सरकार का ये फैसला देश के कई लोगों को देगा बड़ी राहत। जी हां, भारत सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। पहले ये समय सीमा आने वाले 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की समय सीमा 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से आने वाले 30 जून 2022 तक लिंक करवा सकते हैं। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के पीछे सरकार का ये मानना है कि इस राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उनके हिस्से का राशन मिल रहा है। आसान सी भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि जब आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो सरकार को आसानी से पता चल जाएगा कि आपको राशन मिला है या नहीं मिला है। साथ ही ये भी बताया गया है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद बीच के जो लोग हैं उनकी धांधली खत्म हो जाएगी, यानी जो बिचौलिए राशन की ब्लैकिंग करते हैं उन पे भी रोक लग सकेगी। राशन कार्ड को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आने वाले दिनों में जल्दी पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू हो जाएगी। इस योजना का सिंपल सा ये मकसद है कि आपका राशन कार्ड चाहे जिस भी राज्य का हो, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे होंगे आप वहाँ पे इसके जरिए राशन ले सकेंगे। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये योजना देश के कई राज्यों में लागू भी हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी तो देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी राशन ले सकेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड होगा तो आपको पता होगा कि फिलहाल राशन मिलने का मामला ये है कि आपका जहाँ पे आधार कार्ड बना हुआ है आपको अपने उसी एरिया से राशन लेना पड़ता है। हालांकि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू होने के बाद देश के सभी राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार को दबाव में लाने के लिए साल 2024 तक हो सकता है कई बार भारत बंद का ऐलान, यानी कि कई सरकारी विभागों की तरफ से हड़ताल। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाल करने और निजीकरण को रोकने समेत अन्य मांगों को पूरी कराने के लिए जानकारी के मुताबिक सरकार पे चौतरफा दबाव डालने की रणनीति बना रहे हैं। अगर उनकी ये प्लानिंग कामयाब हो जाती है तो आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक कई बार भारत बंद हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी संगठन केंद्रीय कर्मियों के विभिन्न संगठन से मिलकर साथ ही में कई सियासतदानों के साथ मिलकर अपने आंदोलन को गति देंगे। साथ ही में ये एक और जानकारी आई है कि आंदोलन करने वाले संगठन विपक्ष को भी अपने साथ में लाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि भाजपा के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं। जानकारी के मुताबिक जो बैंकों का संगठन है वो भी इस हड़ताल में शामिल होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों की कई तरह की मांगे हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन का बहाल करना। इसके अलावा जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि भारत सरकार कई सारे बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। हालांकि इन सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं वो ऐसा नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, अगर कोई सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो उसकी सर्विसों पे असर पड़ेगा और इसी की वजह से कई सारे कर्मचारियों की नौकरी पे खतरा हो सकता है। इसके अलावा भारत बंद या हड़ताल को लेकर ये भी कहा गया है कि ये महंगाई से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि देश के अंदर कई चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अब तो कई लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो हड़ताल के अंदर या इस आंदोलन के अंदर महंगाई की बात भी की जा रही है, यानी कि इसको रोकने की बात। आप हमारे मुख्य समाचार
समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फिलहाल 2 दिनों का हड़ताल चल रहा है, 28 और 29 मार्च का। तो बीते 28 मार्च की हड़ताल तो पूरी हो गई है, लेकिन आज भी 29 मार्च को भारत बंद रहेगा। इस भारत बंद के दौरान कई सरकारी विभागों के कर्मचारी काम नहीं करेंगे। साथ ही इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। दवाइयों पे जल्दी होने वाली है भयंकर महंगाई। 2 से 3 दिन के बाद इलाज का बढ़ने वाला है खर्च। 800 जरूरी दवाओं की कीमत में होगा इजाफा, यानी कि आम जनता पे पड़ेगी एक और महंगाई की मार। जी हाँ, देश की आम जनता पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और उस पर कच्चे तेल में तेजी के चलते पेट्रोल डीजल के रोज बढ़ रहे दामों ने इस बोझ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो दूसरी कई और चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। जानकारी के मुताबिक बीते 7 दिनों में 6 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और ज्यादा खुलकर बताएं तो केवल 6 दिनों में पेट्रोल के दामों में या डीजल के दामों में लगभग 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है प्रति लीटर के हिसाब से। जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ेगी आने वाले अप्रैल के महीने से। इस महंगाई से जुड़ी खबर कुछ यूँ है कि आने वाले महीने यानी कि अप्रैल से 800 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन दवाओं में बहुत बेसिक सी दवाएं भी शामिल हैं, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह। जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि इन दवाओं के दामों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि अगर कोई दवा पहले 100 रुपए की मिलती थी तो अब उसका दाम 110 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। RRR मूवी ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पे बनाया नया रिकॉर्ड। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली बनी पहली भारतीय फिल्म। जी हाँ, RRR यानी कि RRR बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। यानी कि पूरी दुनिया भर में ये फिल्म जहां रिलीज हुई थी, अगर वहां की सभी की कमाई मिला दी जाए तो केवल 3 दिन के अंदर इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म को जिसने बनाया है यानी कि SS राजमौली, उन्होंने ही बाहुबली फिल्म बनाई थी। आप सोच सकते हैं कि जब इस फिल्म ने केवल 3 दिन में 500 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आने वाले कुछ दिनों में ये फिल्म कितने पैसे कमाएगी। साथ ही फिल्म के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि ये फिल्म रोजाना ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है और इस मामले में ये भारत की पहली फिल्म बन गई है जिसने लगातार 3 दिन तक रोजाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। राज्य की आबादी के आधार पर हिंदुओं को भी दे सकते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने दाखिल किया है हल्फनामा, उसी में दी है ये जानकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि राज्य अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उसको लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है और ये जानकारी दी है, यानी कि जो अभी हमने आपको बताई। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जिस भी देश में जिस धर्म के लोग कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। मेन बात यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बाद कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं सरकार की तरफ से। तो भारत के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, इसके बाद कई और धर्मों के लोग हैं। तो आसान सी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम है या इसके बाद के लोग हैं, यानी कि हिंदुओं को छोड़कर, क्योंकि हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि फिलहाल जो सरकार का फरमान आया है उसमें ये कहा गया है कि अब राज्य के आधार पे भी ये देखा जाएगा कि राज्य के अंदर आबादी मुस्लिमों की ज्यादा है या हिंदुओं की ज्यादा है या किसी और धर्म की ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गुजरात में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो जाती है हिंदुओं से, तो फिर वहाँ पे हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा और इस दर्जे के तहत जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती होंगी वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी मिलने लगेंगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये सारी जानकारी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, क्योंकि देश के सबसे बड़े कोर्ट में इसी मामले से जुड़ा हुआ एक केस चल रहा है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि अब राज्य के आधार पर भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकेगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है तो इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। साथ ही आपको एक और जानकारी दे दे कि हमारा जो एक दूसरा चैनल है फूड से रिलेटेड, उस पे एक नया वीडियो आ चुका है। इस बार हमारे उस वाले चैनल पे एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार, कहा अगर आप ट्रंप को ब्लॉक कर सकते हैं तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने वाले यूजर को क्यों नहीं।
जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, तो फिर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट पर बैन क्यों नहीं लगाते। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया बताता है कि ट्विटर ऐसे संवेदनशील मसलों के प्रति कितना गंभीर है। कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, उसी दौरान ट्विटर की ओर से जो पेश हुए थे यानी कि सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने कहा कि ट्विटर ने आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया है। साथ ही मामले में एफआईआर भी दर्ज की है, यानी कि ऐसे अकाउंट वालों पे जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब पिछली बार अमेरिका में चुनाव चल रहा था तो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया था, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसी की वजह से हाईकोर्ट ने ट्विटर कंपनी से कहा कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर सकते हैं तो फिर ऐसे यूजर का अकाउंट बैन क्यों नहीं कर सकते जो लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उल्टे सीधे पोस्ट करते हैं। हालांकि ट्विटर ने भी अपने जवाब में कह दिया कि उन्होंने इस तरह के कंटेंट को हटा दिया है, साथ ही में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, सभी सोशल मीडिया को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करें और कहीं पर भी किसी धर्म के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात ना करें और साथ ही में किसी भी तरह का उल्टा सीधा पोस्ट शेयर ना करें, वरना आने वाले दिनों में इसकी वजह से आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आईपीएल के तीसरे मैच में गुजरात ने लखनऊ को हराया 5 विकेट से, यानी कि गुजरात की टीम ने आईपीएल में डेब्यू किया है जीत के साथ। जी हां, आईपीएल में बीते सोमवार को दो नई टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया। आखिरी ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले को गुजरात ने 5 विकेट से जीत लिया। लखनऊ टीम की तरफ से गुजरात को 159 रनों का टारगेट दिया गया था। गुजरात ने 2 गेंद बाकी रहते हुए इस लक्ष्य को पा लिया और लखनऊ की टीम को हरा दिया। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पहली बार आईपीएल में गुजरात की टीम और लखनऊ की टीम खेल रही थी। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जो होगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे से। तो स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। यूक्रेन पे हमले का आज है 34वां दिन। जानकारी के मुताबिक रूस ने केवल 24 घंटे में खार्किव पर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। जंग में अब तक 143 बच्चों की गई है जान, 216 हुए हैं घायल। जी हां, लगातार 34 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव के गवर्नर का कहना है कि रूसी फौज ने पिछले 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। साथ ही में यूक्रेन की तरफ से एक और दावा किया गया है कि अब तक रूसी हमले में 143 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी कि जो अडल्ट है, जो बड़े हैं, उनकी मौतें तो काफी हैं, लेकिन यह आंकड़ा बच्चों के मामले में आया है कि रूसी हमले में अब तक 143 बच्चों की मौत हो चुकी है। साथ ही में 216 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। जानकारी में बताया गया है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जंग से जुड़ी एक और जानकारी आई है जिसमें यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का एक दावा सामने आया है। दावे के मुताबिक पुतिन यूक्रेन को कोरिया के तर्ज पे 2 हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो अंदर की रिपोर्टों से ये बात पता चली है कि रूस के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर पुतिन, वो यूक्रेन देश के 2 हिस्से करना चाहते हैं और जो उनके साइड वाला हिस्सा होगा वो उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आपको बता दें, इसी तरह का एक देश है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के नाम से। 1200 करोड़ रुपए में बना यह दादरी मंदिर भक्तों के लिए खुला। सीमेंट नहीं, चूने के पत्थरों से इसे जोड़ा गया है। 1000 साल तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 125 किलो सोना तो सिर्फ गुंबद में ही लगाया गया है। जी हाँ, तेलंगाना में करीब 1200 करोड़ की लागत से बने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के भव्य मंदिर यानी कि दादरी का बीते सोमवार को सीएम के चंद्रशेखर राव ने इनॉग्रेशन किया। अब ये भक्तों के लिए खुल चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते 100 सालों में इस तरह का मंदिर पहली बार बना है जिसमें ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें, ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनका 1000 साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ता। ये दादरी मंदिर के बारे में बताया गया है कि इसे पूरी तरह से शास्त्रों के मुताबिक बनाया गया है और खूबसूरती ऐसी है कि अच्छी इमारतें फीकी पड़ जाएं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका अनुमानित खर्च लगभग 1100 करोड़ रुपए है, लेकिन जो ये दादरी मंदिर बना है इस पे तेलंगाना की सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए तो खर्च भी हो चुके हैं। साथ ही जानकारी में ये भी बताया गया है कि मंदिर में 140 किलो सोना लग रहा है, जिसमें से 125 किलो सोना तो केवल गुंबद में ही लगेगा, यानी कि जो गर्भगृह है। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं ये दादरी के नाम से। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये तेलंगाना में है। वीआई ने भी लॉन्च किए 2 नए प्लान। दोनों के साथ मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, क्रिकेट का त्योहार यानी कि आईपीएल का आगाज हो चुका है और आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इसका लाइव टेलीकास्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे किया जा रहा है। ऐसे में क्रिकेट के दीवानों को
डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। तो इसी जरूरत को देखते हुए तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कुछ प्लान के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में जियो ने कई तरह के प्लान पेश किए थे। बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। इसी कड़ी में फिलहाल ये ताजा खबर आई है कि अब वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया ने भी 2 प्लान पेश किए हैं। पहले प्लान की कीमत है 499 रुपए और दूसरे प्लान की कीमत है 1066 रुपए। 499 रुपए वाले प्लान में आपको रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग और वैलिडिटी होगी 28 दिनों के लिए। और सबसे मेन बात यह कि इस प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्लान है 1066 रुपए वाला, इसमें भी सारी चीजें सेम है, लेकिन बस इसकी वैलिडिटी 84 दिन है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीआई की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं इब्राहिम अली खान यानी कि सैफ अली खान के बेटे। एक मशहूर एक्टर की फिल्म में दिख सकते हैं साथ। जी हां, बॉलीवुड में कई स्टार किड ने हाल ही में कदम रखा। इनमें सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे का नाम शामिल है। इस लिस्ट में अब जल्दी शनाया कपूर के साथ ही एक और सुपरस्टार के बेटे का नाम जुड़ने जा रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान की। कुछ रिपोर्ट की माने तो इब्राहिम जल्दी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। स्टार किड को लॉन्च करने के लिए मशहूर करण जौहर अपनी अपकमिंग फिल्म में इब्राहिम को मौका दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट में ऐसी जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि करण जौहर एक फिल्म बना सकते हैं जिसमें वरुण धवन भी होंगे और साथ ही में अनन्या पांडे होंगी। तो इसी फिल्म में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान भी नजर आ सकते हैं। आने वाले मई में 4 धाम की यात्रा कराएगी रेलवे। आइए बताएं कितना है किराया इस शानदार टूर पैकेज का। जी हां, भारत में कई धार्मिक स्थल हैं जिनकी महिमा विदेशों तक मशहूर है। इन्हीं धार्मिक स्थलों में से 4 धाम का विशेष महत्व है। हर भक्त 4 धाम की यात्रा एक बार करने की इच्छा रखता है। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो 4 धाम की यात्रा को भी एक बार देख सकते हैं। परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा आपको कई तरह के नज़ारे दिखाएगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 4 धाम यात्रा में शामिल है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि IRCTC की तरफ से आए दिन कई तरह के टूर पैकेज पेश किए जाते हैं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से भारतीय रेलवे यात्रियों को 4 धाम की यात्रा पे एक पैकेज के तहत ले जाएगा, यानी कि ये एक टूर पैकेज होगा। भारतीय रेलवे का टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC यात्रियों को 4 धाम के दर्शन कराने के लिए एक खास टूर पैकेज लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक इस टूर पैकेज का नाम है 4 धाम यात्रा एक्सप्रेस नागपुर। सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत होगी राजधानी दिल्ली से हरिद्वार के बीच, यानी कि लोग इस टूर पैकेज में शामिल हो सकते हैं राजधानी दिल्ली से। जो लोग नागपुर से आएंगे वो फ्लाइट के जरिए पहले दिल्ली आएंगे। जानकारी के मुताबिक रेलवे का 4 धाम यात्रा टूर पैकेज 11 दिन और 12 रात का है, जो कि 14 मई से शुरू होगा और 25 मई को खत्म होगा। जाहिर सी बात है अगर आपको इस टूर पैकेज में हिस्सा लेना है तो पहले ही हिस्सा लेना पड़ेगा। अब बात रहेगी किराए की। तो जानकारी के मुताबिक अगर कोई अकेला यात्रा करता है तो उसे इस पूरी यात्रा के लिए 77,600 रुपए देने होंगे। अगर 2 लोग एक साथ हिस्सा करते हैं तो प्रति व्यक्ति का किराया 61,400 रुपए हो जाएगा। और अगर 3 व्यक्ति एक साथ इस टूर पैकेज को बुक करते हैं तो प्रति व्यक्ति किराया 58,900 रुपए होगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको IRCTC की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बंगाल की विधानसभा में हुआ बड़ा बवाल। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच हुई सदन में मारपीट। इसी दौरान घायल हो गए टीएमसी एमएलए। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीते सोमवार को बीजेपी और टीएमसी के विधायकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। बीजेपी विधायक बीरभूम हिंसा मामले पे बहस की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट हो गई और विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए। विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान टीएमसी विधायक असित मजूमदार घायल हो गए। उन्हें कोलकाता के PG अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह के हंगामा करने की वजह से 5 भाजपा के विधायकों को अगली सूचना तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, यानी कि ये लोग विधानसभा नहीं आ सकेंगे। बात यह है कि अभी पिछली सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक बड़ा हादसा हो गया था। हादसा कुछ यूँ था कि 10 लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। असल में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, तभी का ये मामला है। तो एक बीजेपी के विधायक इसी मामले पे बहस करना चाहते थे और बहस करते करते बात इतनी बढ़ गई कि विधानसभा के अंदर ही विधायकों के बीच लड़ाई हो गई। माले विधायकों ने फाड़े कश्मीरी फाइल्स के टिकट। बिहार विधानसभा में भी हुआ जमकर हंगामा। बिहार के अंदर द कश्मीर फाइल फिल्म को बैन करने की उठी है मांग। जी हां, बिहार विधानसभा में भी बीते सोमवार को जमकर बवाल हुआ। फिल्म द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर हंगामा हुआ। माले विधायक फिल्म को बिहार में बैन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नफरत के टिकट बांटना बंद कर दो। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बिहार में द कश्मीर फाइल फिल्म पर से टैक्स को हटा दिया गया है।
साथ ही में ये फैसला लिया गया था कि सभी विधायकों को ये फिल्म दिखाई जाएगी। हालांकि भाजपा के जो विपक्षी पार्टी हैं, उन विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया और जो द कश्मीर फाइल फिल्म की टिकट दी गई थी उसे नफरत की टिकट बताया और उन्हीं विपक्षी दलों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि बिहार में द कश्मीर फाइल फिल्म को बैन किया जाए। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1200 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 30 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1200 से ज्यादा नए मामले मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,20,723 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,035 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 1500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,83,829 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, यानी कि जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 15,859 हो गई है। आज 29 मार्च को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 मार्च को केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए हीट वेव की स्थिति बताई गई है, यानी कि ज्यादा गर्मी की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू के भी कुछ हिस्सों के लिए, साथ ही में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं गर्मी को लेकर, वहाँ के लोगों को सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि लू लग जाने की वजह से अचानक ही तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन। 2022 में पहली बार छुआ है $47,000 का आंकड़ा। जी हां, साल 2022 बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा साल माना जा रहा है, क्योंकि इस साल 2022 में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी का दाम एकदम नीचे नहीं जा रहा, बल्कि धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। फिलहाल जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस साल 2022 में यानी कि बीते 3 महीनों में बिटकॉइन का दाम सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। यानी कि इस साल 2022 में पहली बार बिटकॉइन ने $47,000 का आंकड़ा पार किया है। बीते रोज सोमवार को भी बिटकॉइन में लगभग 4% की तेजी देखी गई, यानी कि लगभग 1,35,000 की। इस बढ़ोतरी के बाद अब एक बिटकॉइन की कीमत 35,96,835 हो गई। जिस समय तक की ये खबर आई है उस समय के हिसाब से सोने का दाम फिर हुआ सस्ता। चांदी के भाव में भी आई है गिरावट। आइए बताएं ताजा दाम। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से बीते सोमवार को 351 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 51,452 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 561 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के बाद अब आपको 1 किलो चांदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 68,182 रुपए में मिलेगी। अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देश भर में लगाएगी ऐसे 1500 पॉइंट। जी हां, भारत के सबसे बड़े निजी सीएनजी और पाइप कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी एंट्री की है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में पहली बार अडानी कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा स्टेशन बनाया गया है जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। एक और जानकारी ये आई है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड इस तरह के भारत में 1500 पॉइंट लगाएगी। तो दोस्तों, आज 29 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।